नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार की राजधानी पटना, पटना का दो लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा से बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आज की तारीख के आरजेडी के सबसे पॉपुलर नेता, सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव जी की बड़ी बहन मीसा भारती यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व बहुत बढ़ गया है। उनके सामने एक ज़माने में आरजेडी के ही स्टालवार्ट, कई वर्षों तक आरजेडी के प्रधान महासचिव रहे, कई एक टर्म से एमपी रहे और बहुत ही लोकप्रिय और ईमानदार छवि के नेता रामकृपाल यादव भाजपा से 2019 में भी 2014 में भी मीसा भारती को इन्होंने लगभग 40,000 वोटों से हराया। 383 रामकृपाल यादव को आया था और मीसा भारती को 342 था। हालांकि उस वक़्त रंजन यादव जदयू अलग लड़ रहे थे, तो जदयू ने भाजपा का वोट काटा होगा जैसी अपेक्षा है, और माले से रामेश्वर प्रसाद इन्होंने भी 51,000 काटा था। लेकिन 19 में फिर यूनाइटेड फ्रंट आया और महागठबंधन और एनडीए में चुनाव हुआ और बीजेपी के रामकृपाल यादव लगभग 40,000 वोट से फिर तो वो 40-42,000 के मतों से ये जीतते रहे। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखना है। 2008 में जो परिसीमन हुआ, मैंने पहले भी बताया, 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें पटना जो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था वो विभक्त हो गया। एक पटना साहिब हो गया और दूसरा पाटलिपुत्रा हो गया। तो परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें रंजन यादव जदयू से चुनाव जीती। ये वही रंजन यादव हैं जो एक ज़माने में आरजेडी सुप्रीमो के बहुत ही नज़दीकी और आरजेडी के बड़े नेता थे। हालांकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कभी बहुत पॉपुलर मास लीडर नहीं हुए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने के कारण एक ज़माने में इनकी बहुत चलती थी। और लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी भी जब मुख्यमंत्री थे तो इनकी माने ये अघोषित शिक्षा मंत्री थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उच्च शिक्षा में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ वह रंजन यादव के कारण हुआ। तो बहरहाल विषय वो नहीं है। रंजन यादव 2009 में जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते, लेकिन 14 और 19 दोनों बार रामकृपाल यादव जीते। रामकृपाल यादव जी को जब टिकट नहीं मिला, राज्यसभा एक बार भेजा था आरजेडी ने इनको, वो टर्म ख़त्म हो उसका उनको नहीं मिला टिकट, तो वो छोड़कर पार्टी चले गए आरजेडी बीजेपी में और वहाँ से इन्होंने 2 बार हासिल की। इस बार एकदम यूनाइटेड फ्रंट है, माले भी साथ में है इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस भी साथ में है, तो बहुत ही यूनाइटेड फाइट हो रहा है। और तेजस्वी के बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बाद संभवतः यह पहला बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जो आरजेडी लड़ रही है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। दानापुर, जहाँ से रितलाल राय या रितलाल यादव जो कह लीजिए आरजेडी से हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के पुराने नेता, यह वहाँ से विधायक हैं, मुझको लगता है 2-3 बार से ज़्यादा विधायक होंगे, ये भी यादव हैं। फुलवारी शरीफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक ज़माने में यहाँ पर श्याम रजक की तूती बोलती थी, वो गढ़ हुआ करता था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राजनीति में अगर आप बहुत बार अलायंस चेंज कीजिएगा, पलटी मारिएगा, तो आप बर्बाद हो जाइएगा। श्याम रजक ने भी वही गलती की, आरजेडी से छोड़ के जदयू में गए, जदयू से छोड़ के फिर आरजेडी में आए। आज की तारीख में उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई बहुत वजूद बचा हो ऐसा लगता नहीं है। वहाँ से गोपाल रविदास, मसौड़ी भी यादव बहुल इलाका है लेकिन वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, और रेखा देवी आरजेडी से, और पालीगंज से संदीप सौरभ
जिसके बारे में आप जानते हैं, वो नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। जेएनयू के प्रोडक्ट, बहुत ही शार्प, बहुत ही प्रखर और ईमानदार नेता हैं। और विक्रम से ये राजपूत समुदाय के सिद्धार्थ सौरभ हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, हालांकि इन्होंने पलटी मार दी और कॉन्फिडेंस मोशन के समय ये भाजपा के खेमे में चले गए हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि पटना साहिब में पाटलिपुत्रा में छः का 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में एनडीए का पूरा सफाया हो चुका था। इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूंसी परंपरागत रूप से यादव बहुल इलाका रहा है, विक्रम वगैरह को छोड़ करके। लेकिन रामकृपाल यादव जी का लगातार जीतना यह 3-4 चीज़ की ओर इशारा करता है। आप इसको समझ लीजिए कि 6 विधानसभा में बीजेपी या जदयू साफ है, कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एमपी रामकृपाल यादव हैं और 2 बार हैं। इसके पहले जब पटना एक हुआ करता था तो मुझको लगता है शायद 3 बार वहाँ से ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो बहुत ही पॉपुलर चेहरा है पटना में। शायद कोई आदमी जिसको राजनीति से समझ न भी हो वो रामकृपाल जी को नहीं जानता हो, इसकी संभावना बहुत कम है। तो रामकृपाल यादव का जीत इस बात को बताता है कि पार्टी बैरियर को तोड़ करके इनका व्यक्तित्व बहुयामी है और ये इतने पॉपुलर नेता हैं कि ये हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर जात, हर धर्म में इनकी पैठ है। आप जब कभी भी गांधी मैदान जाइए सुबह के समय में, और अगर रामकृपाल यादव जी पटना में उपलब्ध हैं तो ये आपको मॉर्निंग वॉक करते नज़र आ जाएंगे और वहीं लोगों से मिलते नज़र आएंगे। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जब ये केंद्र में मंत्री थे तब भी उनकी वही स्थिति थी, वैसे ही लोगों से मिलते रहते थे। इस बार पुनः इनको टिकट मिला है, हालांकि बीच में एक हल्ला उड़ा था कि शायद इनको बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण टिकट न मिले। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि राजनीति के जानकारों का कि नित्यानंद राय ने इनकी गोटी सेट कर दी और शायद इनको टिकट नहीं मिलेगा। बहरहाल इनको टिकट मिला और इनके लिए अमित शाह जी ने भी सभा की, प्रधानमंत्री जी भी आए, तो पूरी ताकत इनको झोंकी हुई है। वहीं दूसरी ओर मीसा भारती राज्यसभा के सदस्य हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी जी की सबसे बड़ी पुत्री हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं। जमशेदपुर से इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, हालांकि प्रैक्टिस कभी नहीं की। मुख्यमंत्री का कोटा हुआ करता था, वहीं से ये एमबीबीएस की पढ़ाई की। और लालू जी के खानदान में जो दूसरी पीढ़ी सबसे पहले राजनीति में आया वो मीसा भारती ही थे। 2 बार यहाँ से किस्मत आजमाई है, दोनों बार असफल रही और तीसरी बार ये पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। इनके लिए 7वें चरण के चुनाव होने का एक फ़ायदा भी है कि पूरी पार्टी और पूरा परिवार चूँकि पटना में है तो सभी लोग, लालू जी यद्यपि बीमार है वो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से वो भी कैंपेनिंग में है। राबड़ी देवी स्वयं देखी जा रही है, रोड शो हो चाहे छोटे छोटे कस्बों में, गांव में जाकर सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी जी की लगातार कैंपेनिंग हो रही है। तेज प्रताप यादव जी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनकी सभाएं हो रही है, और स्वयं मीसा भारती जी। तो ये अद्भुत और बहुत ही, मैं अगर यूँ कहूँ कि बिहार का सबसे दिलचस्प मुकाबला यदि कहीं है तो वो पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों के प्लस और दोनों के माइनस मुद्दे पर। आप यूँ समझें कि दानापुर, रितलाल यादव, भाई वीरेंद्र, जैसा मैंने कहा कि सभी लोग एक सिरे से महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के हैं, इसलिए सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिया गठबंधन की ताकत है। लेकिन मेरी कई लोगों से बात हुई, जैसा कि राजनीति में होता और कोई बहुत अनहोनी नहीं है, यह बात सर्वविदित है कि रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र दोनों इस कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट चाह रहे थे। दोनों को भरोसा था कि टिकट मिल जाएगा, और चूँकि टिकट का फैसला थोड़ा लेट से हुआ इंडिया गठबंधन में, रितलाल यादव जी का एक बयान भी आ गया था मीडिया में कि हमको तो लालू जी ने कह दिया है तैयारी करने के लिए, हम कर रहे हैं।
और भाई वीरेंद्र तो ऑलमोस्ट अस्वस्थ थे कि हमको चुनाव लड़ना है यहाँ से, उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। इसलिए कुछ राजनीति के जानकार और कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि ये दोनों विधायक शायद उतने मन से मीसा भारती के लिए समर्थन न मांगे या फिर मन से इनके साथ नहीं लगे। भीतरघात करेंगे कि नहीं करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का भी अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। क्योंकि अगर कोई भीतरघाती इन्होंने किया और वो परसेप्टेबल हो गया तो 2025 में ही चुनाव है, तो 2025 में चुनाव होने के कारण इनको टिकट से वंचित कर दिया जाएगा, ये खतरा इनको मंडरा रहा है। इसलिए अभी कोई सतही तौर पर ये बात सामने नहीं आई है कि रीतलाल राय और भाई वीरेंद्र ने कोई भीतरघाती की हो, या हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि एग्रेसिव कैंपेनिंग शायद वो नहीं हो रहा। तो एक ये माइनस पॉइंट। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि मीसा भारती के बारे में मीडिया में जो परसेप्शन बन रहा है और जो लोग बात कर रहे हैं कि 19 के चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में ये यदा कदा दिखित, यानी इनकी उपलब्धता उतनी नहीं रही जितनी रामकृपाल यादव की थी। हालांकि गाहे बगाहे ये सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाती रही हैं, इनका निरंतर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वाबस्ता भी रहा है, लेकिन ये एक बिंदु है जो इनके अगेंस्ट जाता है कि अगर रामकृपाल यादव से इनके उपलब्धता की तुलना की जाए तो वो निस्संदेह कम है। रामकृपाल यादव का तो पूरा समय ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजरता है। और तीसरी चीज़ कि इस क्षेत्र में रामकृपाल यादव ने एक तो बीजेपी के कद्दावर नेता आज की तारीख में हैं, एक टर्म मंत्री भी रहे और केंद्रीय नेतृत्व से इनका बड़ा अच्छा संबंध है। तो इस इलाके में केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारा काम भी इन्होंने करवाया है और इनकी अपनी व्यक्तिगत छवि भी रही है, ईमानदार नेता की रही। इसमें मतलब बिहार में अगर कोई कुछ चुने गिने नेता जिसको आप ईमानदार कह सकते हैं तो वो रामकृपाल यादव जी हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मुकाबला इतना दिलचस्प और इतना कड़ा क्यों हो गया है। इसके पीछे 3 कारण हैं और ये तीनों कारण संयोग से मीसा भारती के पक्ष में जाता है। पहला, ओवरऑल बीजेपी के कैंपेन जो पहले फेज से 7वें फेज तक आते आते ब्लर्ड हो गया, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मविश्वास की निरंतरता से कमी होती चली गई। यदि आप देखें पहले चरण में जो प्रबल नारा था वो था अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। दूसरे चरण में भी कमोबेश वही रहा, लेकिन प्रथम चरण में फीडबैक बिहार से अच्छा नहीं मिला। जो 4 सीट में चुनाव हुआ उसमें फीडबैक ये मिला कि एनडीए को बढ़त नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा मोड बदला और कास्ट पर वो बात आना शुरू हो गया। 3rd 4th में मंगलसूत्र और प्रॉपर्टी वाली बात आ गई, मछली वाली बात हो गई। 6ठे फेज में मोदी जी बिल्कुल जात पात पर उलट गए। अगर आप बिहार में स्पेशली जो विक्रम में सभा हुई थी या पटना में एक और जगह जहाँ हुआ, उसमें उन्होंने सारे जातियों का नाम गिनाना शुरू किया है कि भूमियार भी मेरे परिवार है, मेरा यादव भी मेरा भाई है, दलित भी मेरा भाई है, मुसर भी ये बताता है कि बीजेपी का जो टिपिकल कैंपेन का मोड था उससे डेविएशन हो गया। प्रजातंत्र बचाना है, हम रिजर्वेशन खत्म नहीं होने देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस सरकार में और ये लोग सरकार में आई तो ये लोग मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, और आरजेडी पर स्कैथिंग अटैक जिसको बोलते हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी के बारे में कि अगर हमारी सरकार आ रही है और इसके बाद तो इनको जेल में ही भेज देंगे, क्यों इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं। जो मामले चल रहे हैं आप सबको पता है, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला चल रहा है राउज़ेवेनी कोर्ट में और बाकी और मुकदमे हैं। तो ये बता रहा है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फ्रॉम 1st फेज टू 7th फेज आते आते ब्लर्ड हो गया है और कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2,
यूट्यूब चैनल आज के तारीख में, जो यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स हैं आज की तारीख में, मेन मीडिया से इसकी विजिबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और इसका आउटरीच ये ज़्यादा हो गया है। ये एक फैक्ट है। मतलब जितने लोग मुख्य समाचार जो नेशनल मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक, जी न्यूज़ और इंडिया टीवी, एनडी टीवी, इस सब के बारे में परसेप्शन बन गया है कि ये गोदी मीडिया और एक सूत्री कार्यक्रम है कि लोग बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहते हैं। ये कॉमन परसेप्शन है, चौक चौराहे पर ठेला वाले से भी बात कीजिएगा तो बता देगा। और ऐसी दुर्गति इंडियन मीडिया की शायद कभी नहीं हुई थी। 133वें 134वें रैंक पर चला गया, 160-61 के इसमें। तो क्रेडिबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई है। और इनके कुछ जो एंकर्स हैं, मैंने नाम लेना उनको उचित नहीं होगा, ये लोग तो बिल्कुल एजेंट की तरह और उसके मतलब उनके एम्प्लॉइज़ की तरह बात करते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, विश्वसनीयता भी बढ़ी है और इसकी संख्या भी बढ़ी है। और जो दूसरा कारण हुआ वो इन चैनलों पर निरंतर यह बहस चलना शुरू हो गया और ये बातें चलनी शुरू हो गई कि बीजेपी की शायद सरकार न बने, और अगर बने भी तो बहुत मुश्किल से बने। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री मीडिया से यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात न करने के लिए विख्यात हो गए थे, वो प्रधानमंत्री 15-20 दिन के अंतराल में लगातार वो आज तक से, जी से, एएनआई से और लोगों से इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो ये जो एक परसेप्शन और एक नैरेटिव चलना शुरू हुआ सातवें चरण, छठे और सातवें चरण के लिए कि शायद, और योगेंद्र यादव जी एक बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट थे, अभी वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, उनका एक आ गया कि 233 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता है। फिर उसी बीच प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लगातार वायर में इंटरव्यू है, बरखा दत्त ने भी किया। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद उसको काउंटर करने के लिए प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार तो इनकी बन रही है। ये जो दोनों पक्ष है, मतलब एक पक्ष ये कह रहा है यूट्यूब चैनल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं कि सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या शायद न भी बन सके, पॉपुलैरिटी मोदी जी की घटी है, स्वीकार्यता घटी है, उनका आत्मविश्वास घटा है और इसके कारण वो इंटरव्यू दे करके उसको रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया है। तो ये दूसरा एक बिंदु है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर बढ़ा है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी और अंतिम बात ये कि इस बार इंडिया गठबंधन इतना कंसर्टेड इफर्ट और इतना कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से चुनाव प्रचार कर रहा है जो शायद पहले 2-3 लोकसभा के चुनाव में नहीं देखा गया था। मतलब आप देख लीजिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री यूपी में योगी जी को बहुत परेशान कर रहा है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी की केमिस्ट्री ये बिहार में बीजेपी और जदयू को बहुत परेशान कर रहा है। तो ये तीसरा फैक्टर अगेंस्ट में जाता है। और चौथा और अंतिम फैक्टर जो रामकृपाल यादव जी के अगेंस्ट में जाता है वो है नीतीश कुमार का पलटी मार राजनीतिक चरित्र। मैंने एक बार अपने एपिसोड और विवेचना में ये कहा था कि बीजेपी इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से इस बात पर मंथन करेगी कि क्या नीतीश कुमार को लाने से बीजेपी को फायदा हुआ भी या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से छठे और सातवें चरण में नीतीश कुमार पूरे कैंपेन के कैनवास से गायब हो गए हैं या उनको गायब करा दिया गया है, यह बात अजीब स्थिति हो गई। पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैसे भी जदयू का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के नेता रामकृपाल यादव के लिए उस एग्रेसिव तरीके से कैंपेनिंग में कहीं देखे नहीं जा रहे हैं। मुझको स्मरण नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने रामकृपाल जी के लिए कोई बहुत बड़ी सभा की होगी। तो ये सारी चीज़ें इनके नेगेटिव जा रही है। इसलिए यह कहना अभी बहुत मुश्किल है कि यहाँ पलड़ा किसका भारी है। कांटे की टक्कर है और दोनों पक्ष ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी है। जहाँ मीसा भारती के साथ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा है,
इतने दिनों में भी वो भी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो गई है। वहीं दूसरी ओर राम कृपाल यादव जी का स्वच्छ साफ सुथरा चेहरा, उनकी स्वीकार्यता और इतने दिनों का राजनीतिक अनुभव। अब अगर कास्ट की बात करें तो अभी तक ये देखा गया था कि राम कृपाल यादव जी को बीजेपी में होने के बावजूद भी यादवों का ठीक ठाक वोट मिलता रहा है। इसके अतिरिक्त अपर कास्ट जो परंपरागत रूप से वोटर हैं, कुशवाहा जो परंपरागत रूप से वोटर हैं, यहाँ तक कि दलितों और अति पिछड़ों आदि महिलाओं में भी इनको अच्छा वोट मिल रहा है। लेकिन इस बार मैंने जब कुछ यादव बहुल इलाकों में भी यानी इलाकों के लोगों से भी, राजनीति समझ रखने वाले लोगों से भी बात किया जो रामकृपाल जी के कट्टर समर्थक भी थे, उन लोगों का कहना है कि इस बार यादव का इंचंक वोट रामकृपाल जी को नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा था कि कुशवाहा का वोट इस बार दरक गया है, तो कुशवाहा का वोट भी दरक गया है। और जदयू के जो परंपरागत वोटर हैं वो किधर जाएंगे वो कहना मुश्किल है। जदयू का वोटर थॉरली कन्फ्यूज्ड है और एक मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी ने चल दिया है यह कहकर कि 4 तारीख के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। और नीतीश कुमार का इसका कोई खंडन भी नहीं आया, न जदयू का कोई स्ट्रॉन्ग खंडन आया है। तो ये बात कन्फ्यूजन रैंक एंड फाइल में जाना शुरू हो गया और लोगों को लगने लगा कि नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब किधर पलट जाए। तो पलटू राम के नाम से कुख्यात या विख्यात होने वाले व्यक्ति का जो वोट बैंक है वो रामकृपाल जी को कितना मिल पाएगा, यह भी एक बात दिलचस्प होगी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वोट के दिन रुझानों से पता चल पाएगा कि पलड़ा किसका भारी है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।